हेलो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको बताया गया कि सघन माध्यम में आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, या किसी किसी बुक में आईसी से भी दिखाया गया कि आईसी से प्रदर्शित करते हैं। आईसी या सी से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है क्रिटिकल एंगल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसी क्रम में अगला जो हेडिंग है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इसकी परिभाषा वही क्रांतिक कोण से भी थोड़ा रिलेटेड है। तो जैसे हम आपको बताया कि जैसे जैसे हम सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। और सघन माध्यम में एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम में बने उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो जो प्रकाश की किरण है विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होती है, बल्कि वो सघन माध्यम में क्या होती है? पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। तो जब ये पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जिस पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो क्या होता है? चमकने लगता है। जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो क्या होता है? पूर्ण रूप से चमकने लगता है, अर्थात वहां पर चमक उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो जब कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश विरल माध्यम में अपवर्तित ना होकर के सघन माध्यम में पूर्ण रूप से वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, अर्थात संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में क्या होता है? परावर्तित होने लगता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया में अर्थात कह सकते हैं जिस पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो क्या होता है? चमकने लगता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का? तो थोड़ा एग्जाम्पल फिगर से आप देख सकते हैं। ये सपोज के लिए अभिलंब है, ये कोई प्रकाश की किरण ये है, ये सघन माध्यम है, सघन, और ये माध्यम विरल है। तो सपोज करिए इसका जो मान है ये क्रांतिक कोण से क्या है? अधिक है। जब इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जा रहा है तो ये विरल माध्यम में अपवर्तित ना हो करके ये सघन माध्यम में पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं हो रही बल्कि सघन माध्यम में पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कि जब आपतन कोण का मान सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जब आपतन कोण का मान सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जिस पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो क्या होता है? पृष्ठ चमकने लगता है। और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। वो शर्त क्या है? आप देख रहे हैं कि जो आपतन
क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आई सपोज के लिए आयतन कोण आपतन कोण है और सी क्या है, क्रांतिक कोण है। तो इसके लिए दो शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो आपतित प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त है, वो पहली शर्त क्या है कि जो आपतित प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या है, शर्त है। तो शर्त क्या है, फिर से ध्यान दीजिए कि प्रकाश जो है, आपतित प्रकाश सघन माध्यम से किसमें प्रवेश करना चाहिए, विरल माध्यम में, सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, फिगर आप बना लेंगे, परिभाषा दिखा दे रहे हैं कि जब आपतन कोण का, जब सघन माध्यम में, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो संपूर्ण प्रकाश, तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में, सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं, उदाहरण की चर्चा अभी बाद में करेंगे, पहले टॉपिक देख लीजिए। ठीक है, कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो जो प्रकाश है, प्रकाश का जो अपवर्तन है विरल माध्यम में अपवर्तन न होकर के संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित होने लगता है, अर्थात संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, पहली शर्त है कि आपतित प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण, आपतन कोण का मान या आपतन कोण क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये दो शर्त है, क्लियर हुआ, समझ गए कि प्रकाश सघन माध्यम से कहा जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए,
क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं कोणांतिक परावर्तन की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित होने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? कोणांतिक परावर्तन कहते हैं। कोणांतिक परावर्तन के लिए दो शर्त है। पहली शर्त है कि आपतित प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन है कोणांतिक परावर्तन के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर जल में परख नली जब रख दिया जाता है तो चमकीला दिखाई देता है। कांच में पड़ी दरार का जैसे खिड़की है उसमें दरार पड़ गई है तो उस दरार का चमकना है, हीरे का चमकना है, ये सब कोणांतिक परावर्तन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये सब कोणांतिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स की अभी बाद में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और यहाँ पर पहले टॉपिक हम देख लेंगे, ठीक है। अब अगला हेडिंग है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है। दो माध्यम है, ठीक है, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। तो विरल माध्यम को हम माध्यम 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं और सघन माध्यम को माध्यम 2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें सुविधा के लिए हम विरल माध्यम को 1 से और सघन माध्यम को किससे प्रदर्शित करते हैं? माध्यम 2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध दिखाना है। तो मान लीजिए माना विरल माध्यम 1 तथा सघन माध्यम 2 है। माना विरल माध्यम 1 तथा सघन माध्यम 2। कि विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित किया जा रहा है और सघन माध्यम को माध्यम 2 से प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम आपको बताया गया। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है? फिर यहाँ आ रहा है स्नेल का नियम कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं अपवर्तनांक को। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है तो क्या हो जाएगा? 1n2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है तो इसको इस तरह लिखेंगे 2n1, ठीक है। तो पहले हम क्या ज्ञात करें हैं? यहाँ पे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। स्नेल के नियम से सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। स्नेल के नियम से सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम का अपवर्तनांक लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ सघन माध्यम को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है? 2 से, माध्यम 2, और विरल माध्यम को माध्यम 1 से। तो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? सघन माध्यम के सापेक्ष। किसका अपवर्तनांक? विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जा रहा है तो हो जाएगा 2n1 बराबर क्या होगा? आपतन कोण सपोज के लिए I है और अपवर्तन कोण क्या है? R है। आपतन कोण I और अपवर्तन कोण क्या है? R
है तो क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से 2n1 इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल के नियम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, जहां आई क्या है, आपतन कोण है, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो देख रहे हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, जिसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और दूसरा माध्यम यहाँ पर क्या माना गया है, सघन माध्यम, और पहला वन किसको माना गया है, विरल माध्यम को माना गया है। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब यहां देखिए क्रांतिक कोण निकालना है। क्रांतिक कोण क्या होगा कि जब आपतन कोण आई, जब आपतन कोण आई किसके बराबर होगा, क्रांतिक कोण के। आपतन कोण आई किसके बराबर हो जाए, क्रांतिक कोण के, तो अपवर्तन कोण देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्रांतिक कोण की परिभाषा से सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। तो अपवर्तन कोण 90 अंश कब होगा, जब आपतन कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। तो आई के स्थान पर हम सी रख देंगे, तब अपवर्तन कोण आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों की क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इसलिए therefore इसलिए 2n1 इक्वल टू साइन आई के स्थान पर हम सी रखेंगे, जहां सी क्या है, क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल, अपॉन साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान, चूंकि साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 अंश का मान जब 1 होगा तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n1 इक्वल टू साइन सी। 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी। ठीक, अब एक फार्मूला आपको बताए हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2n1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसलिए 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1n2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 2n1 अर्थात दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होगा, साइन सी। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/1n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन सी। अब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो 1/1n2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1n2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, साइन सी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/sin सी, 1/sin सी। तो देख रहे हैं n क्या है, अपवर्तनांक है, और c क्या है, क्रांतिक कोण है। तो ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या है, संबंध है। ठीक है, तो 1n2 की वैल्यू क्या आ गया, 1/sin सी, और 1/sin सी को क्या लिख सकते हैं, कोसेक सी भी लिख सकते हैं। तो 1n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो कर सकते हैं। तो अगर प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर प्रकाश जो है वो कांच से किसमें प्रवेश कर रहा है, कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है। तो कांच से वायु में प्रवेश करेगा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, Ang की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin सी। ध्यान रखिएगा, अगर प्रकाश कांच से किसमें प्रवेश कर रहा है, वायु में। कांच क्या हुआ, सघन माध्यम हुआ, वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में जा रहा है, तो क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang इक्वल टू क्या होगा, 1/sin सी। A मतलब एयर से है और G मतलब ग्लास से है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/sin सी।
इस तरह हो जाएगा। अगर प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin c। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध हो गया। कुछ पॉइंट्स है उसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नोट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है लाल रंग के लिए न्यूनतम और बैगनी रंग के लिए क्या होता है अधिकतम होता है। माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम, लाल रंग के लिए न्यूनतम तथा बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कम और बैगनी रंग के लिए अधिक होता है। माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कम, सबसे कम, और बैगनी रंग के लिए क्या होता है सबसे अधिक होता है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा क्रांतिक कोण। जैसे अपवर्तनांक लाल रंग के लिए अधिक है तो क्रांतिक कोण लाल रंग के लिए क्या होगा अधिक हो जाएगा और बैगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक माध्यम का कम होगा, न्यूनतम होगा, और बैगनी के लिए क्या होगा अधिकतम होगा। क्रांतिक कोण की बात होगी तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए क्या होगा अधिक होगा और बैगनी रंग के लिए क्या होगा कम होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स है कोण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। कोण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग या उदाहरण में पॉइंट्स केवल बता दे रहे हैं, इसका डिस्कस अगले वीडियो में किया जाएगा। केवल पॉइंट इस वीडियो में आपको बता दिया जा रहा है कि जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, ठीक। दूसरा है कांच की पड़ी दरारों का चमकना। कांच में दरार पड़ जाता है तो दरार चमकता है, इसके कारण कोणांतरिक परावर्तन के कारण। जल में परख नली रख दिया जाता है तो भी चमकता है, इसके कारण कोणांतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट पर डिस्कशन अगले वीडियो में किया जाएगा। कांच में पड़ी दरार का चमकना। तीसरा है हीरे का चमकना, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। कोणांतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना, कोणांतरिक परावर्तन के कारण। और भी उदाहरण हैं, बहुत से हैं। रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। अगला एग्जाम्पल है रेगिस्तान की मरीचिका।
इसमें क्या होता है, रेगिस्तान में जल होने का भ्रम हो जाता है कि जैसे दूर से रेगिस्तान में जब देखते हैं तो इससे लगता है कि जल है। इसके कारण ये ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान की मरीचिका और ठंडे देशों में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका ये किसका उदाहरण है, पूर्णांतिक परावर्तन का। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। ठंडे देशों में मरीचिका और है मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, प्रकाशिक तंतु, बहुत से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सब पूर्णांतिक परावर्तन के एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।